डमरू के इस अध्याय में आपका स्वागत है। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में तेजी से पैर पसारती बीजेपी कहां तक पहुंचेगी और इंडी गठबंधन क्या बीजेपी के विजय रथ को रोक पाने में सफल हो पाएगा? आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आगामी 6 माह के अंदर 25,000 संख्या को पार करना है। इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। सनातन पर विवादग्रस्त टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सनातन पर विवादग्रस्त टिप्पणी देने के मामले में उदयनिधि स्टालिन ने याचिका दायर की थी। इसमें उनके ऊपर कई राज्यों में दर्ज मामलों को लेकर सभी मामलों को एक साथ जोड़ने की अपील की गई थी। कोर्ट ने कहा, आपने भाषण दिया है, हमें नहीं पता यह पब्लिक डोमेन में है या नहीं, लेकिन जब समन जारी हुआ है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत राहत मांगने नहीं आ सकते। पीठ ने स्टालिन के वकील को सुझाव दिया, क्या संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत राहत मांगने के बजाय स्टालिन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष CRPC की धारा 406 के तहत मामलों को एक करने के लिए आवेदन कर सकते हैं? उदयनिधि के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसी तरह के अन्य मामलों की दलीलें दी और बताया कि अनर्व गोस्वामी, मोहम्मद जुबैर, अमीश देवगन और राजनीतिक नुपुर शर्मा जैसे पत्रकारों का जब मामला चला था, पीठ ने इस पर सहमत न होते हुए कहा, आपने स्वेच्छा से बयान दिया है और वो तो मीडिया के लोग थे जो अपनी TRP पाने के लिए अपने मालिकों के आदेश पूर्ति में लगे थे, इसलिए आप मीडिया से तुलना नहीं कर सकते। इस पर सिंघवी ने कहा, नुपुर शर्मा तो राजनीति से हैं। नुपुर शर्मा की FIR को राज्य में ले जाया गया है। कोर्ट ने कहा, नुपुर शर्मा एक नेता हो सकती हैं, लेकिन वो आपके मौक्कल जितनी महत्वपूर्ण नहीं है। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 मई की तारीख दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने गत वर्ष सितंबर में सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की थी, जिससे अच्छा खासा बवाल मच गया था। सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में उदयनिधि शामिल हुए थे, जहां उन्होंने कहा था कि सनातन सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। उदयनिधि के खिलाफ उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में FIR दर्ज हुई हैं। इसके पहले फरवरी में हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि को उनके विवादित बयान पर कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि आप एक आम आदमी नहीं बल्कि एक मंत्री हैं, आपको अपने बयानों का नतीजा पता होना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने उनके वकील से पूछा था कि आप अभिव्यक्ति की आज़ादी और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग करते हैं और फिर अनुच्छेद 32 के तहत सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। क्या आप नहीं जानते आपने जो कहा उसके परिणाम क्या होंगे? लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इसी घटनाक्रम में उदयनिधि ने PM मोदी पर भी राज्य सरकार को फंड एलोकेट करने में भेदभाव का आरोप लगाया। केंद्र पर भेदभाव के आरोप रामनाथपुरम और थेनी में अलग अलग रैलियों के दौरान उदयनिधि ने लगाए। उदयनिधि ने कहा कि अब हमें PM मोदी को 28 पैसा PM बुलाना चाहिए। तमिलनाडु केंद्र सरकार को टैक्स के रूप में अगर 1 रुपये देता है तो बदले में केंद्र 28 पैसे ही लौटाता है। भाजपा शासित राज्यों में इससे कहीं ज़्यादा फंड दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र की ये नीति राज्य के बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर देगी। इसी लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा सत्ता में आती है तो राज्यों का अस्तित्व नहीं बचेगा। 2024 तय करेगा कि देश में लोकतंत्र रहेगा या नहीं। स्टालिन ने कहा कि जैसे जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा छीन लिया गया, वैसे ही तमिलनाडु से राज्य का दर्जा छीना जा सकता है और जम्मू कश्मीर में जैसे उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और राज्य के लोगों से पूछा भी नहीं, ऐसा ही यदि भाजपा तीसरी बार सत्ता में आती है तो तमिलनाडु के साथ किया जा सकता है। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति 60 के दशक से द्रविड़ आंदोलन के इर्द गिर्द घूमती रही है। 1962 तक राज्य की राजनीति में कांग्रेस का शासन हुआ करता था, पर हिंदू विरोधी आंदोलनों ने द्रविड़ दलों की महत्वाकांक्षाएं जगा दी। द्रविड़ आंदोलन में नए राजनीतिक दल पैदा हो गए
और 1967 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तभी से देवड़ मुदित कड़गम DMK और ऑल इंडिया अन्ना देवड़ मुदित कड़गम AIMDMK प्रमुख पार्टियां बन गई। दिसंबर 16 में AIMDMK की जयललिता की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पार्टी की हालत वर्तमान में खराब है। और दूसरी ओर DMK से M करुणानिधि भी अगस्त 2018 में स्वर्गवासी हो गए और उनकी विरासत को उनके पुत्र MK स्टालिन ने संभाल लिया, जो आज तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री हैं और तमिलनाडु में अब DMK प्रमुख राजनीतिक दल बन गया है। अभी इसके मुकाबले दूसरे दल बहुत पीछे हैं। कांग्रेस और DMK का राज्य में गठबंधन है। BJP ने भी राज्य की छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन कर लिया है। BJP तमिलनाडु में कैडर तैयार करने की कोशिश में है, इसलिए वहाँ BJP के अध्यक्ष अन्नामलाई ने पद यात्रा की थी और जिसके समापन में मोदी ने शिरकत की थी। दूसरे दलों के नेताओं पर भी BJP की नज़र है और हाल ही में AIMDMK के 15 पूर्व विधायक और एक पूर्व सांसद BJP में शामिल हुए। काशी तमिल संगमम का आयोजन BJP की एक रणनीति का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जरिए तमिललैंड साधने की एक रणनीति है। दक्षिण के राज्यों में तमिलनाडु सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है। लोकसभा चुनाव को BJP एक ट्रायल के तौर पर देख रही है। 2019 के चुनाव में पार्टी को राज्य से एक भी सीट नहीं मिली थी। ऐसे में 2024 में पार्टी का खाता भी खुल जाए तो ये BJP के लिए बोनस की तरह होगा, जो आगे उसे राज्य की राजनीति में पैर जमाने का अवसर प्रदान कर देगा। BJP की इसी रणनीति को समझते हुए DMK उसकी काट में लगी है, जबकि राज्य में DMK की सत्ता को अभी कोई चुनौती नहीं दिखती, पर समय बदलने में देर नहीं लगती और उसका सटीक अनुमान भी आज तक कोई नहीं लगा पाया। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचारों से हमें कमेंट बॉक्स में अवगत कराएं।